नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक विशिष्ट अतिथि, हमारे बहुत पुराने जयपुर थिएटर के मित्र और जाने-माने अभिनेता श्री नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद माधव भाई, आपने मुझे बुलाया बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है नरेंद्र भाई। और एक विशेष बात आपसे करनी है जी कि ये जो सीरियल सीआईडी में आपने जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट का जो रोल करके जो तहलका मचाया है, आपको एक नई पहचान मिली है। उसके साथ ही जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसा कि आपसे कई बातचीतों में ये सामने आया कि बहुत सारे जो युवा लोग हैं वो इस कैरियर चॉइस की तरफ इस सीरियल को देख के और मुख्य रूप से यूं कहें तो आपके अभिनय को देख के उसकी तरफ आकर्षित हुए और उन लोगों ने वो कैरियर चॉइसेस कर ली हैं। तो इसमें आरंभ से अगर बात करें तो ये सीरियल, ये पर्टिकुलर रोल आपके पास कैसे आया और क्या इसमें आप तुरंत तैयार हो गए या कोई उसमें ऊहापोह की स्थिति बनी और आगे जाके ये किस तरह से, तो उसकी शुरुआती जो इसका आधार है किस तरह से हुआ, तो वो कहानी आप सुनाइए। आपका स्वागत है नरेंद्र भाई, बात 25। धन्यवाद माधव। एक्चुअली क्या है, सीआईडी सीरियल की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह से हुई कि इसके जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर बीपी सिंह और मिस्टर प्रदीप उपुर, ये दोनों मुझे पहले से जानते थे और बीपी सिंह साहब ही इस सीरियल को डायरेक्ट भी कर रहे थे। मतलब ही इज़ द क्रिएटिव मैन बिहाइंड सीआईडी। वो खुद कैमरामैन भी थे और डायरेक्टर भी थे और पार्टनर थे एज प्रोड्यूसर। जी, इन दोनों के साथ मैंने पहले से काम किया हुआ था और ये दोनों के दोनों मेरे थिएटर के बैकग्राउंड से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे कि मैं जयपुर में काफ़ी लंबे अरसे तक थिएटर करते हुए, दिल्ली में थिएटर करते हुए फिर मुंबई में आया हूँ। जी, तो जब ये सीआईडी सीरियल बना रहे थे तो पहले या दूसरे एपिसोड में इन्हें एक फॉरेंसिक जांच की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने करेक्टर क्रिएट किया फॉरेंसिक एक्सपर्ट का। उन्होंने किसी एक एक्टर को लिया, तब उनको ये जानकारी नहीं थी शायद कि ये कैरेक्टर काफ़ी लंबा चलेगा। उन्होंने सिर्फ एक एपिसोड के लिए उसको लिया था। उसके बाद वो उस एक्टर से कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए और कोई 7वें या 8वें एपिसोड में फिर से फॉरेंसिक जांच की ज़रूरत पड़ी सीआईडी सीरियल में, तो उन्होंने फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कास्ट करने की कोशिश की। तो उनको मेरा नाम अचानक ख्याल आया, क्योंकि बैठ करके उन्होंने जब बातचीत की तो उन्हें लगा कि कोई थिएटर का एक्टर अगर होगा तो इसकी जो नुआंसेस हैं और फॉरेंसिक साइंस की जो ऐसे शब्द हैं जो आसानी से याद नहीं होते या उच्चारित नहीं किए जा सकते, उनके लिए किसी एक थिएटर के एक्टर को, एक्सपीरियंस थिएटर के एक्टर को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चैनल ने और प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया। तो उनके दिमाग में मेरा नाम आया क्योंकि मैं उनसे पहले से वाकिफ़ था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे एक, अच्छा उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर का कैरेक्टर है। उन्होंने ये नहीं बताया कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कैरेक्टर है। तो उनका एक डॉक्टर का कैरेक्टर है हमारे सीआईडी सीरियल में, अभी शुरू हुआ, तो हम चाहते हैं वो आप करें। तो डॉक्टर का कैरेक्टर जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि मेरा जो बॉम्बे में जाते ही सबसे पहले एक सीरियल था लाइफलाइन। जी, जी, याद है। हाँ, उसमें मैंने एक डॉक्टर का ही रोल किया था और वो काफ़ी प्रचलित सीरियल था उस टाइम का, दूरदर्शन का, जी, और जी। बहुत बड़ी डायरेक्टर विजया मेहता उनसे डायरेक्ट करी। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार एक डॉक्टर का रोल हो गया। अब डॉक्टर का अधिकतर फिल्मों में जैसे अपन देखते हैं कि सफ़ेद कोट पहन के आता है, कहता है कि हमने अपना काम कर दिया, बाकी ईश्वर की कृपा। जी, तो मुझे लगा यार ये मुझे ना टाइप कास्ट कर लेंगे, जैसे मैंने देखा था पहले और जो सीनियर एक्टर्स थे जैसे इफ्तिकार साहब, उनको अधिकतर लोग पुलिस वाला ही बना करके छोड़ देते थे। जैसे वो अनीता राज के पिताजी थे, उनको भी ज़िंदगी भर वो पुलिस की वर्दी पहनते रहे। तो मुझे लगा ये मुझे सफ़ेद कोट पहना करके छोड़ देंगे। तो वो टाइप कास्ट मुझे होना नहीं था और मैं नया नया मुंबई गया था, मेरी स्ट्रगल थी अपने आप को स्थापित करने की। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को डॉक्टर का रोल नहीं करना। जी, दूसरे दिन फिर उनका फ़ोन आया कि ये डॉक्टर का रोल नहीं है, दरअसल एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, इसे हम डॉक्टर बोल रहे हैं लेकिन वो उस तरीके से मेडिकल डॉक्टर नहीं है, तो आप आइए बैठ के बात करते हैं। मुझे लगा यार ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, मतलब क्या। और सच्ची बताऊं, मुझे फॉरेंसिक के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था।
मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कुछ होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। बहरहाल मैं जब गया उनके पास और जब उन्होंने मुझे सुनाया बताया तो ये बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे लगा यार इस आदमी के बिना तो कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सारा का सारा जो बताएगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताएगा, सारे निशान देखेगा, ये करेगा वो करेगा, सारी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो करेगा, वही तभी पता लगेगा क्रिमिनल का। तो मैंने तुरंत हाँ कर सर मैं ही रोल करूँगा। लेकिन अब फॉरेंसिक साइंस को समझना, उसको उस तरीके से रिक्रिएट करना ये थोड़ा जटिल था। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर थे बीपी सिंह साहब वो बहुत नॉलेजेबल आदमी थे, उनके पास काफ़ी सारी किताबें थी डिफरेंट गन्स पर और डिफरेंट केमिकल्स पर, बाकी सब उन्होंने रिसर्च की हुई थी और वो खुद ही फॉरेंसिक के सीन्स लिखा भी करते थे। फिर भी उन्होंने बॉम्बे में एक बहुत फेमस फॉरेंसिक एक्सपर्ट है डॉक्टर फतनानी, उनको बुलाया, उनके साथ मेरी मीटिंग करवाई और एक एपिसोड में डॉक्टर फतनानी को रखा और मुझे उनका अप्रेंटिस दिखाया, वो मुझे समझाते हैं और मैं वो काम करता हूँ। ऐसे करके मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई और उसके बाद तो फिर मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है, बल्कि गर्व की अनुभूति होती है कि वो फिर एक इतिहास बन गया जी ये कैरेक्टर। ऐसे मेरी शुरुआत हुई। तो एक रोल निभाने के लिए जैसे कोई आप ये समझ लीजिए कि किसी नाटक में, किसी फिल्म में कोई भी रोल है, जैसे क्रिमिनल का रोल है तो उसकी हत्याएं तो नहीं करेंगे, या चोर का रोल है लेकिन उसके लिए निश्चय ही बहुत तैयारी करनी पड़ती है, जो कि आपने करी और आपको मदद भी मिली, निर्देशक से मिली और एक एक्सपर्ट जो थे, स्टेब्लिश एक्सपर्ट थे, उनसे भी आपको मदद ये मिली जी। तो ये धीरे धीरे जो रोल जमता चला गया, तो आपको ये कब पता लगा, आभास हुआ कि ये रोल मेरा जम गया है और अब लोग सिर्फ मुझे जानते ही नहीं है बल्कि एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट के रूप में जानने लगे हैं, और उस क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय थे, उसमें जो डिपार्टमेंट थे, उसके जो एक्सपर्ट लोग थे, उनका ध्यान कैसे आकर्षित हुआ, वो जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि मुख्य बात इसमें यह है कि जहाँ तक पहले आपको और हमें ध्यान है कि अभिनेताओं के जो है हेयर स्टाइल है, उनके ड्रेसिंग का तरीका है, उनके बातचीत करने का तरीका है, उनके नाचने का तरीका है, वगैरह वगैरह, या उनका कोई एक विशेष संवाद, उससे लोग अपने आप को आत्मसात करते थे और उसको याद रखते थे और उसको रिक्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे थे, अपने जीवन में उतारते थे। जी। लेकिन आपका जो ये रोल है इस सीरियल का, और फिर आपने जो उसमें किया, तो उससे युवाओं में इस कैरियर के प्रति, यानी कि अब तो फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटियां देशों बन गई हैं, पहले तो नहीं थी, डिपार्टमेंट हुआ करते थे, तो वो आप बताएं कि वो आपको कैसे पता लगा और इसमें कैसे, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, वो एक विशेष बात है जिसपे अब आप कुछ साझा माधव, ये एक लंबी यात्रा है और एक बहुत लंबा और बहुत गहरा अनुभव मेरा रहा है। शुरू में जब सीआईडी बना तो हम लोगों को लगा 1 साल तक हम इस सीआईडी सीरियल को चला पाएंगे। जी। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा 1 साल तो चलाएंगे, लेकिन वो साल कब गुजर गया पता भी नहीं लगा और ये पॉपुलर हो गया सीरियल। और सीरियल पॉपुलर हो गया था, ये हमें भी लग रहा था कि सीरियल पॉपुलर है जी। और उसमें जो एसीपी हैं और जो बाकी जो इंस्पेक्टर हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। दया की और अभिजीत की एंट्री मेरे से बाद में हुई है जी। उससे पहले आशुतोष गोवारीकर एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते थे, लेकिन सीरियल पॉपुलर हो गया था, ये हमें आभास हो रहा था कि सीरियल पॉपुलर हो गया है। मुझे ये आभास तब तक भी नहीं था कि सीआईडी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुके का रोल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इसका सबसे तीखा, सबसे वृहद और सबसे इम्पॉर्टेंट अनुभव मुझे तब हुआ जब एक फंक्शन किया गया था, सीआईडी गैलेंट्री अवार्ड्स। अच्छा। सोनी ने जब सीआईडी बहुत पॉपुलर हो गया तो सीआईडी गैलेंट्री अवार्ड्स शुरू किए। इसमें क्या होता था कि देश भर से कुछ 4 या 5 चुनिंदा एक्सपर्ट्स को बिठाया गया, एक पैनल बनाया गया और उस साल के जितने भी गैलेंट्री वर्क्स थे, जिन्होंने भी कोई बहादुरी का काम किया है, उनमें से लोगों को चुनते थे और उसमें से 2 या 3 लोगों को या 4 लोगों को चुन करके उन्हें सीआईडी गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता था। ये पहली बार शुरू हुआ जब मुंबई में एक फंक्शन हुआ
तो उस फंक्शन में रंगारंग कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रस्तुत किए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यूज़ डालनी पड़ती है, तो हम लोगों के डांस वगैरह और सब ये कुछ था। उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड हुआ, लोगों को पुरस्कार दिए गए। शो जब ख़त्म हुआ तो काफ़ी सारे लोग हम लोगों की फ़ोटो खींचने के लिए आए। उस टाइम मुझे एक एहसास हुआ कि ये कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना प्रचलित है ये कैरेक्टर। एक एनजीओ था, वो बीमार बच्चों को के प्रति काम किया करता था। उस एनजीओ की एक लेडी मेरे पास आई, बोले सर ये हमारे एनजीओ के कुछ बच्चे हैं, ये आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो जब उस एनजीओ के बारे में जाना कि सब बीमार बच्चे हैं, किसी न किसी तरीके की टर्मिनल डिजीज़ या कुछ ऐसा है, तो नेचुरली हमें बहुत अच्छा भी लगा और हमें लगा कि हमारा फ़र्ज़ है कि इन बच्चों को हम जितना ज़्यादा खुशी दे सकें वो अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो हम जब फ़ोटो खिंचा रहे थे तो एक बच्चे ने, लिटरली कोई 8 या 10 साल का बच्चा होगा माधव, और उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखा। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसकी आंखों में जो कशिश थी, जो दर्द था, जो अपनापन था, सब कुछ ऐसा था कि मुझे लगा यार ये पता नहीं क्या बच्चा है, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी। तो मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो उसने कहा आप तो डॉक्टर हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो मेरे चरित्र से बात कर रहा था, डॉक्टर सालू के। मैंने कहा हाँ बेटा। तो बोले डॉक्टर सालू के पास तो हर चीज़ का जवाब होता है। मैंने मुस्कुराया, मैंने कहा हाँ बेटा हर चीज़ का जवाब होता है। तो कहता है कि आपके पास मेरी बीमारी का भी जवाब होगा। अब यहाँ मैं थोड़ा झिझका यार, फिर भी मैंने क्योंकि उसको प्रोत्साहित करना, मैं हाँ हमारे पास तुम्हारी बीमारी का भी जवाब है, बोलो। तो उसने कहा आप मेरी बीमारी दूर कर दीजिए, मेरी आपसे प्रार्थना है। उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, और उसकी उन आंसुओं को देख के मैं भीतर तक, सच बताऊं माधव, में हिल गया। मैंने वो लेडी से पूछा जो उनकी टीचर थी, जो उनके साथ आई थी एनजीओ से, मैंने कहा इस बच्चे को क्या बीमारी है? तो उन्होंने कहा इसे ल्यूकेमिया है। उस बच्चे का इतना अथाह विश्वास उस डॉक्टर सालुके पर जब मैंने देखा कि इसको इतना विश्वास है कि डॉक्टर सालुके इसकी बीमारी भी दूर कर सकता है, तब मुझे जाके एहसास हुआ कि मेरा चरित्र लोगों में कितना अंदर बैठ चुका है और मुझसे लोग क्या क्या अपेक्षा करने लगे। वहाँ से मुझे जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ कि मुझे अब इस चरित्र को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ईमानदारी के साथ निभाना पड़ेगा, क्योंकि लोग इतना इससे एकासार कर रहे हैं कि इतने एक दूसरे में अपने आप में ही महसूस कर रहे हो कि डॉक्टर सालुके हमारा है और ये हमारी सब परेशानियां दूर कर देगा। वो मेरा पहला एहसास था जब मुझे पता लगा कि ये चरित्र इतना अंदर तक बैठ चुका है। उसके बाद हम करते रहे काम। बाद में कुछ वर्षों पूर्व मुझे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का फ़ोन आया। वो प्रैक्टिकली दिल्ली में फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि सर हम आपको, हमारा एक इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम चाहते हैं कि आप उसमें शामिल हों एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। मैंने कहा भाई मैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं। बोले नहीं सर, आप हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, जो कैरेक्टर आपने किया है, तो हम चाहते हैं कि आप आएँ। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं दिल्ली गया। इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर देश विदेश से बड़े बड़े प्रसिद्ध फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हुए थे। अमेरिका से, ब्रिटेन से, फिलीपींस से, इंडिया से, रशिया से, सब जगह से आए हुए थे। और अचानक मुझे ये एहसास हुआ जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम श्री नरेंद्र गुप्ता को, जो डॉक्टर सालुके फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल कर रहे हैं, इन्हें हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं टू स्प्रेड द फॉरेंसिक साइंस इन द कंट्री। और एक डॉक्टर केशव कुमार हैं जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, गुजरात में थे, अभी आसाम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र भी हैं। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हम लोगों को पहचान मिली है। अब जब कोई हमसे पूछता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मतलब क्या है, तो हम उनको बोलते हैं कि आपने सीआईडी देखा है? बोले हाँ। तो जो डॉक्टर सालुके हैं वो काम हम करते हैं। तो ये आपने हमें एक
नाम, एक पहचान दिलाई है, और इसलिए हम आपको ये अवार्ड देना चाहते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये इतना प्रचलित है। वहाँ पर जितने लोग आए हुए थे, यूनिवर्सिटीज़ से लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाना चाहते हैं। उस टाइम एक अहमदाबाद के पास में एक यूनिवर्सिटी थी, मैं वहाँ गया, वहाँ जाके देखा उस यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को मैंने विज़िट किया, उन बच्चों से मिला। जब मैंने उन बच्चों से पूछा कि भाई आपने फॉरेंसिक साइंस क्यों चुना है, उन्होंने कहा हम डॉक्टर सालू के बनना चाहते हैं। मतलब ये कहने में मुझे बहुत बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो कहते हैं हम डॉक्टर सालू के बनना चाहते हैं। और तब मैंने रियलाइज़ किया, और कई 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया। एक मंगलम यूनिवर्सिटी है नोएडा में नहीं, गुड़गांव में, वहाँ पर मैं गया, और कई जगह मैं गया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने नासिक के पास में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं गया। सब जगह गया, सब लोगों से मुझे 99% बच्चों से ये आवाज़ मिली कि हम डॉक्टर सालू के बनना चाहते हैं। और वहाँ के जो अभी NFSUI में गया मैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की दिल्ली में मेन हेड ऑफिस है, जो डायरेक्ट अमित शाह जी के अंडर में आता है। उनके वहाँ गया तो उन्होंने कहा सर ये एक अद्भुत बात है जो आपने कहा कि लोग अब तक फिल्मी कलाकारों से या टेलीविज़न के कलाकारों से अपनी वेशभूषा और अपने हाव भाव कॉपी किया करते थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि किसी टेलीविज़न के कलाकार के काम से, उसके कैरेक्टर से लोग इतने वाबस्ता हैं कि वो करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं एज फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो ये जर्नी इतनी लंबी और इस तरीके से हुई है। नहीं, ये मतलब ये सामने ही दिखता है, हमको भी दिखता है जब हम सीरियल देखते हैं, और फिर आपसे जो बातचीत हुई और ये सब आपने बताया, तो आर्ट का जो अब जो प्रभाव है वो लोगों के जीवन में इस तरह से पड़ता है। हाँ, ज़्यादातर सिनेमा को यूँ माना जाता है कि वो हिंसा और दूसरी तरह की और कई चीज़ें हैं, उससे शायद उससे दुर्गुण पैदा हो रहे हैं समाज में। लेकिन ये भी एक अनुभव है जो कि आपके सामने, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और एक अभिनय, एक पात्र निभाने को कैरियर चॉइस बच्चे बना रहे हैं, जो युवा बना रहे हैं, और इस तरह के विश्वविद्यालय और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इस क्षेत्र के को पहचान दिलवाने के लिए, तो ये एक निश्चय ही एक बहुत ही सुखद और एक विभिन्न तरह का अनुभव आपको भी हुआ होगा। हाँ, बहुत बड़ा अनुभव हुआ है। और माधव सिंह, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ जी, कि ये डिपेंड करता है एक्चुअली हाँ, कि हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं और कैसा दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि अधिकतर, और ये बात मेरी, ये बहस मेरी बहुत पहले से लोगों से हो रही है, हमेशा फिल्म मेकर्स ये कहते हैं कि जो समाज में हो रहा है हम तो वो दिखा रहे हैं, और ये कह करके वो अपना सब कुछ बचा ले जाते हैं। मेरा उनसे ही पूछना है, क्या समाज में सब कुछ गलत ही हो रहा है? समाज में क्या कोई अच्छा व्यक्ति या अच्छा काम नहीं हो रहा है? मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि हमें वो दिखाना चाहिए जो हम बताएं कि ऐसा होना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसा हो रहा है। अब उसमें ऐसा हो रहा है कि चोर डकैती हो रही है, और हम उनको, हमारे हीरोज़ क्या हैं, हम किसको चुन रहे हैं? हम दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन को लेकर के फिल्म बनाते हैं जी, हम सावरकर पर फिल्म नहीं बनाते। हम इस तरीके के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हीरोज़ दरअसल होने चाहिए, उन पर फिल्म नहीं बनाते। भगत सिंह पे एक फिल्म बनाई, 2 फिल्म बनाई और चुप हो गए। क्या इस तरीके के कैरेक्टर्स नहीं है? क्या हमको इसी तरीके के कैरेक्टर्स को चुनना चाहिए कि एक स्मगलर है उसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं? हम 1.5 घंटे की फिल्म में 80 मिनट तक, 90 मिनट तक, 100 मिनट तक उसको ग्लोरीफाई करते हैं, और आखिर में बोल देते हैं कि लेकिन ये पकड़ा गया और ये गलत है। तो वो लोगों पर तो असर वो 90 मिनट का पड़ता है। हमने जैसे CID में, मैं बहुत गर्व से बात कहता हूँ कि हमने लोगों को एजुकेट करने की एक मुहिम चालू की, और एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट, बट नॉट फुअर्ड एंटरटेनमेंट, कोई गंदा एंटरटेनमेंट आपको करना चाहिए,
लेकिन एंटरटेनमेंट की एक सीमा होनी चाहिए। परिष्कृत रूप से अपने संस्कारों को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के एंटरटेनमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे सीरियल में हमने कभी कोई इस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया कि कोई बहुत हत्या हो रही है, खून खराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेप हो रहे हैं, ये हमने बिल्कुल नहीं दिखाया। और हमने क्या दिखाया, एक साइंटिस्ट है, एंटरटेनमेंट के तरीके से वो सब कुछ करता है, लेकिन देखो ये एक ऑप्शन है, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। पुलिस में, पुलिस के महकमे में सिर्फ पुलिस वाले वर्दी वाले नहीं होते, पुलिस के महकमे में एक और काम भी होता है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का। और अभी जैसे गवर्नमेंट ने जो अभी नए नियम बनाए हैं जी, उस नए नियम में तो उन्होंने डाल दिया है कि जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एडवाइस किसी केस में नहीं मिलेगी, एविडेंस नहीं मिलेगा, तब तक वो रजिस्टर नहीं होगा केस। तो अब ढेरों ऑप्शन है हर जगह, हर स्टेट में लोगों के पास कि भाई हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने। अब ये हमारी ड्यूटी है, हमने उनको बताया कि ये कितना अच्छा काम है, कितना नोबल काम है, और कितना ज्ञान वाला काम है, और कितना बड़ा काम है। तो लोगों ने चुनना शुरू किया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि लोगों को, लोग तो देखेंगे, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि आप क्या दिखा रहे हैं, कैसा दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल। नहीं निश्चय, ये जैसे कई बार ये बात उठती है मीडिया में भी, या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ अपराध होते हैं जहां जो अपराधी हैं वो बोलते हैं कि हमने फला फला सीरियल, वो हिंदी का भी हो सकता है, वो विदेशी भी हो सकता है, कि उससे हमने प्रेरणा पा करके देखा कि हम डकैती कैसे करें, हम किसी की हत्या कैसे करें, या कोई चोरी कैसे करें। तो ये जो आपने कहा कि इस सीरियल में, सीआईडी में, ये विशेष ध्यान निर्देशक की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से रखा गया कि हम क्राइम को और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हम ये भी बताएं कि अल्टीमेटली आप पकड़े जाओगे। हाँ, हमारा एसीपी आखिर में आके कहता है कि तुम्हें तो फांसी ही होगी, तुम्हें तो सजा ही मिलेगी। अल्टीमेटली आप पकड़े जाओगे, क्योंकि ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि आप बच नहीं सकते उससे। ये हम लोगों में देना चाहते हैं, जो कि हम सक्सेसफुली मेरे ख्याल से हमने दिया है। नहीं निश्चय, क्योंकि वो उसी के कारण ये परिस्थिति बनी है कि डॉक्टर सालुंखे का चरित्र एक रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, इसका प्रतीक बन गया है कि फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, लोगों को समझाने में काम आ रहा है। और दूसरी मुख्य बात यह है कि इस क्षेत्र को कैरियर बनाने के लिए युवाओं में प्रेरणा मिल रही है, और ऐसे लोगों से आप मिले हैं। लेकिन जिस तरह का, इस तरह का जब एक रोल, एक आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है जो एक कैरियर की तरफ से, और एक विश्वास है कि आप इसकी कोई इलाज कर देंगे, जैसे उस बच्चे ने आपसे कहा, तो उससे जब आप ये अनुभव के बाद में जब आप दोबारा कैमरे के सामने गए, तो उसका क्या मतलब, कोई अंश आपको याद था कि मेरी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है? हाँ, बराबर। मुझे आज भी याद है, हमेशा याद रहेगा। बल्कि न सिर्फ डॉक्टर सालुखे का रोल करते वक्त, एज एन एक्टर मैंने उस दिन से अपने आप को ज़्यादा जिम्मेदार महसूस किया कि अगर मैं अच्छे और सच्चे मन से कोई भी काम अपने अभिनय में करूँगा तो लोगों को प्रभावित करेगा, और लोगों को प्रभावित करेगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को गलत दिशा में प्रभावित ना करूं। ये एज एन एक्टर मेरे अंदर समाहित हो गया। और मैं मानता हूं कि हर अभिनेता की, हर क्रिएटिव आर्टिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज के प्रति अपने आप को जिम्मेदार महसूस करे, ताकि लोग उससे गलत तरीके की प्रेरणा न लें। आप देखिए, कई गाने ऐसे होते हैं, कई सॉन्ग्स ऐसे पिक्चराइज किए जाते हैं कि आपको देख करके बड़ी जुगुप्सा सी पैदा होती है, नफरत सी पैदा होती है, ये क्या दिखा रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि बच्चे उसी तरीके से करने लगते हैं, तो क्या ये उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भ्रष्ट कर रहे हैं ये सब काम करके? अगर एक सच्चा कलाकार समाज के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होगा तो शायद हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। और नरेंद्र भाई, क्योंकि आपने इसका उदाहरण दिया है कि कुछ ऐसे चरित्र या कि कुछ गाने या कि उनके शब्द, अब एक विशेष परिस्थिति बनी है, क्योंकि आपसे बातचीत हो रही है तो ये काफ़ी जगह जाएगी आपके माध्यम से, आपके जो प्रसिद्धि है उसके कारण,
कि स्कूलों में कई बार ऐसा लगता है कि जो बच्चों के कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें इस बात का ध्यान ही नहीं रखा जाता कि भाई ये इस तरह का गाना बच्चों को रिक्रिएट नहीं करवाना चाहिए कि इससे गलत संदेश जा रहा है, और उस तरह के गाने और उस तरह की जो भाव भंगिमाएं हैं वो उनकी उम्र के साथ में नहीं जाती हैं, और एक आप देखिए कि उसका एक गलत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन लोग और जो अभिभावक है वो भी बड़े आराम से देख रहे हैं, स्कूल के मास्टर और उनके वो सब लोग भी उसमें देख रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश? मेरे ख्याल से माधव भाई सबसे बड़ी बात यह है कि संवेदना अपनी जो है उसको हमको हमेशा जगाए रखना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा अपने आप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति। जब हम धीरे धीरे किसी भी कारण से इस संवेदना को छोड़ते चले जाते हैं, जब हमको ये लगता है कि हाँ ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक गाना ही तो है, बच्चे को गाना सिखा दिया और ठुमका लगवा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, यहीं से गलत परंपरा शुरू होती है। हमें खुद को जिम्मेदार महसूस करना पड़ेगा, और जब तक हम जिम्मेदार महसूस नहीं करेंगे ये सारे सवाल होंगे। क्योंकि अब जाकर के मुझे रियलाइज़ हुआ है, मैं 73 साल का हो जाऊंगा कल, और हाँ और अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जब हम बच्चे थे दरअसल हमारी एजुकेशन सिस्टम ही गलत था। हमें हमेशा इस बात के प्रति जागरूक ही नहीं किया गया कि आपको अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमको दिखा गया ठीक है, जो बिक रहा है वो चल रहा है और जो चल रहा है वो हम कर रहे हैं। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। जो ज़रूरी है, जो अच्छा है, अच्छे और बुरे की पहचान तभी होगी जब आप संवेदनशीलता के साथ चीज़ों को देखने की दृष्टि पैदा करेंगे। दरअसल लड़ाई बहुत लंबी है मेरे हिसाब से, लेकिन ज़्यादा आसान हो गई है अब, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन के बहुत सारे तरीके आ गए। पहले तो हमारे पास सिर्फ किताबें हुआ करती थी, जो किताब छप गई उसी में हमने देख लिया, और वो जितना सा चैप्टर होता था उसी को याद करके हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बनते थे। अब अपने आप को एजुकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन ये चीज़ें गड़बड़ भी हो गई हैं, क्योंकि अपने आप को भ्रष्ट करने के भी उतने ही तरीके बन गए हैं। अब ये दृष्टि हम लोगों को देनी पड़ेगी जी, जो कलाकार हैं, जो शिक्षक हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इवन फॉर दैट मैटर, जो समाज के प्रति अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं, उनकी ये ज़रूरत है और उनकी आवश्यकता है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सही संस्कार की तरफ लेके जाएं। नरेंद्र बात बहुत ही रोचक आपसे ये चर्चा रही, जिसकी काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा थी। और आज ये हो रही है, और कल आपका जन्मदिन है, इसके लिए आपको अनेक बधाइयाँ। थैंक यू। तो हमने बातचीत की, हमारे बहुत ही पुराने प्रिय मित्र और थिएटर के और टेलीविज़न के, और मतलब एक जाने माने देश का अभिनेता, हम परिवार हैं। हाँ तो नरेंद्र भाई के साथ में, इनके निर्देशन में और इनके साथ में हमने काफ़ी जयपुर में काम किया है, और अब ये जयपुर आते रहते हैं, कुछ समय यहाँ भी गुजारेंगे। नहीं, मैं यहाँ अधिक समय गुजारूंगा, यहीं रहूँगा जयपुर में। तो अब फिर दोबारा स्टेज पे और भी जगह इसमें इनके साथ काम करने का, सीखने समझने का सभी को, हमको और हमारे साथियों को इनका एक विस्तृत अनुभव जो है और इनकी प्रसिद्धि है वो, उसका लाभ भी जयपुर के काम करने वालों को मिलेगा। तो यही कामना है। नरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जिसमें आपके एक रोल से कैरियर चॉइसेस देश में युवाओं के सामने आई है, एक महत्वपूर्ण इस विषय पे आपने प्रकाश डाला और उससे जुड़ी हुई कई बातें आपने सुनाई, जिससे कई लोगों को ये जानकारी मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू माधव, थैंक यू। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो नरेंद्र भाई के साथ हुई वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें,
हम आपसे फिर मिलेंगे किसी इसी ही विशिष्ट शख्सियत के साथ में किसी और रोचक विषय पर बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।